नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और इसके प्रिंसिपल और स्टेप्स हम लोगों ने देख लिया है। अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी स्टडी करनी है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स क्या लगते हैं, टूल्स इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो टूल्स क्या हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे जल्दी खत्म करने के लिए। इसमें टूल्स जो होते हैं, इसमें 4 टूल्स होते हैं। पहला एंजाइम्स, एक टूल्स है जिसमें एंजाइम्स की उपयोग किया जाता है। दूसरा फॉरेंटीन, जहां से हम डीएनए का पार्ट जीन से लेते हैं। तीसरा प्लाज्मिड, जो वेक्टर है जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको होस्ट पे ले जाते हैं, इंसर्ट करते हैं। और चौथा है कॉम्बिनेंट होस्ट। इसके 4 टूल्स है, एंजाइम्स, फॉरेन डीएनए, वेक्टर एंड होस्ट। एक एक को हम लोग देखेंगे, एक एक के बारे में डिटेल। पहला है हम लोगों का एंजाइम्स। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स यूज होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स लगेंगे इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। पहला एंजाइम्स है लाइसिंग एंजाइम। देखिए लाइसिंग एंजाइम क्या करता है इसमें। लाइसिंग एंजाइम्स आर द एम्प्लॉयड ओपन सेल ऑफ सेल के बाद जब हम डीएनए निकालने जाएंगे, डीएनए लेने जाएंगे फॉरेन डीएनए को, उसकी सेल वॉल है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। किस चीज से तोड़ेंगे? एंजाइम लगेगा। तो लाइसिंग एंजाइम जो होता है वो सेल वॉल को तोड़ता है। बैक्टीरिया में कई तरह से होते हैं, जैसे हमारी सेल वॉल प्रोटीएज की बनी है, काइटिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है। उसी तरह से एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिससे हम उसके सेल वॉल को तोड़े फिर डीएनए को हम निकाल लें। तो इसमें लाइजोम भी एंजाइम होता है, सेलुलेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है, जाइमोलेज भी होता है, लाइसोसोम भी होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, तो मेन इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? लाइसिंग एंजाइम। एक दूसरा एंजाइम है, इसको क्लीविंग एंजाइम कहते हैं। क्लीविंग एंजाइम ये क्या करता है? कट टू डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। ये एंजाइम क्लीविंग एंजाइम, डीएनए को जब हम निकाल लेंगे तो डीएनए को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये कट का काम करता है। क्या नाम इसका? इसमें 2 तरह के एंजाइम है। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियोज। ये एक्सोन्यूक्लियोज कट टू डीएनए फर्स्ट एंड एंड लास्ट। एक्सोन्यूक्लियोज जो होता है वो डीएनए के फर्स्ट और लास्ट एंड को काटता है, उसको क्या कहेंगे हम? एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? ये लास्ट और एंड, फर्स्ट और लास्ट के अलावा बीच में कहीं काटता है डीएनए को। डीएनए को हमें जब हमने सेल वॉल को तोड़ दिया लाइसिन एंजाइम्स के आधार पे, अब हमको डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। तो ये डीएनए को तोड़ता है एक्सो एंजाइम, दूसरा है एंडो एंजाइम, और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इसी का यूज हम लोग करते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग एंजाइम, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पार्ट पे काटता है। फिर से देख लें, एक्सो एंजाइम वो फर्स्ट एंड लास्ट एंड पे काटेगा, एंडो एंजाइम्स वो बीच में काटेगा कहीं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है। और इसी की उपयोगिता डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में होती है। तीसरा एंजाइम, उसके बाद चौथा एंजाइम है सिंथेटिक एंजाइम। सिंथेटेज, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इसमें डीएनए पॉलीमरेज होता है। देखिए ये एंजाइम को ध्यान में रखिएगा, इसका क्या रोल है। डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम है। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिंथेसिस करता है। जब हमें जरूरत पड़ेगी डीएनए फ्रेगमेंट को सिंथेसिस करने में, तो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। एक एंजाइम यह है। उसके बाद लिगेज एंजाइम है। लिगेज एंजाइम क्या करता है? जब डीएनए हमारा कट जाएगा उसको ज्वाइनिंग का काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है। इतने एंजाइम है। उसके बाद लिंकर और एडाप्टर का भी उपयोग कभी कभी होता है। ये क्या करता है? लिंकर एडाप्टर क्या होते हैं
chemically synthesized molecules. It is composed of oligosaccharides. It helps to recombinant DNA to joining the vector. ये वेक्टर को रिकम्बिनेंट जो होता है डीएनए उसको ज्वाइनिंग में हेल्प करने का काम करते हैं. उसको क्या कहते हैं? लिंकर या एडाप्टर. इस तरह से एंजाइम्स ये पहला टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिसका उपयोग होता है. ये हो गया हमारा पहला टूल. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में चूंकि हमको हमारी उपयोगिता हम लोग इसी का ज्यादा उपयोग करते हैं और डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी कर लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको कहते हैं. ये कैंची है, कैंची लेकिन कैसी है? मॉलिक्यूल की कैंची है जो मॉलिक्यूलर सीजर है. मॉलिक्यूल्स को डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे ये काटती है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब देखते हैं टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरे का नाम है एंडोन्यूक्लियोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कायदे से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तीन प्रकार का होता है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज थर्ड. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट और थर्ड काम हम लोगों के उपयोग में नहीं होता है आरएनए टेक्नोलॉजी में. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड का उपयोग किया जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. कभी कभी पूछा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड का ही काम होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड काटते नहीं हैं, केवल रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं. काटने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड ही करता है. यही इसमें है. और फर्स्ट इसमें जो है वो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है एंडोन्यूक्लियोज का. इस तरह से एंडोन्यूक्लियोज हमारे हो गए कितने? दो तरह से हो गए एंडोन्यूक्लियोज, एक्सोन्यूक्लियोज और एंडोन्यूक्लियोज. एंडोन्यूक्लियोज भी दो तरह से हो गए, ये मैंने बता दिया. देखिए एंडोन्यूक्लियोज जो काटता है ये क्या करता है? सीजर का काम करता है. सीजर का जो काम करेगा तो ये एंडोन्यूक्लियोज डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है. जिस जीन की हमें डीएनए की जरूरत होती है उस जीन को हमें डीएनए फॉरेन जीन से निकालना पड़ता है. तो ये कैसे काटेगा, इसका रोल कैसे है? ये काटने का ये पेलिंड्रोनिक सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको पहचानता है. देखिए इसके कटने के तरीके को ध्यान से समझिएगा कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे काटता है. इसमें पेलिंड्रोनिक होता है. देखिए पेलिंड्रोनिक साइट को ये पहले डीएनए एंडोन्यूक्लियोज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज पहले डीएनए मॉलिक्यूल के पेलिंड्रोनिक सीक्वेंस को पहचानेगा और वहीं पे काटता है. और काटने का भी इसका एक विशेष तरीका है, वो स्टिकी काटता है, स्टिकी टाइप से काटता है. स्टिकी टाइप काटने वाला देखें ये पेलिंड्रोनिक कैसे होता है, कैसे काटता है. पेलिंड्रोनिक का मतलब एक एग्जांपल से दिखाया गया. जैसे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंड है, 3 पॉइंट 3 5 पॉइंट. मान लीजिए कोई बेस पेयर है, कोई सीक्वेंस है, वो है GAATTC और दूसरे पॉइंट पे है CTAAG. जब ये काटेगा तो इस 5 और 6 बेस पेयर को पहचानेगा जहां पे क्रमिक रहेगा और दूसरे स्टैंड का जो उल्टा रहेगा. पेलिंड्रोनिक मतलब देखिए इसमें GAATTC 5 प्राइम पे है, 5 प्राइम 3 पे है, दूसरे पे ये C से स्टार्ट है, CTTAAG. यहां पे G से स्टार्ट है, C पे गया, अब यहां C से स्टार्ट है, ये C पे खत्म हुआ. देखिए ये उल्टा है उसका.
इस तरह से इस बेस पेयर को पहचानता है कि इस तरह का बेस पेयर डीएनए मॉलिक्यूल पे कहां है। जहां पे पैलिंडोनिक सीक्वेंस रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स का, वहीं ये इंडोन्यूक्लियोज मॉलिक्यूल काटता है। और काटने का पॉइंट भी इसका जो है वो स्पेशल टाइप का है, वो होता है स्टिकी टाइप का काटता है। ब्लंट साइड और स्टिकी टाइप, दो तरह की कटिंग होती है। ब्लंट टाइप में मॉलिक्यूल को सीधे सीधे काट दिया जाता है, ये मॉलिक्यूल है, इसको सीधे सीधे खड़े खड़े काटा गया, इसको ब्लंट कहेंगे। ये जब ज्वाइंट होता है तो कमजोर होता है। लेकिन स्टिकी टाइप का जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से कटता है। अब देखें, अब डीएनए मॉलिक्यूल ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। इसमें जो है बेस पेयर कहां बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसा है, GAATTC, ये जहां रहेगा उसको पहचानेगा। और सेकेंड पेयर बस ये 5'3 है, और दूसरे स्टैंड 3'3 पे भी CTTAASG जहां रहेगा उसको पहचानेगा। ये काटना शुरू करेगा, G से शुरू करेगा काटने के लिए। देखिए G से शुरू किया, ये आ गया, ये फर्स्ट स्टैंड हो गया। उसी तरह से फॉरेन वाले को जब काटेगा तो फिर यहीं से शुरू करेगा, ये काटेगा, स्टिकी एंड। इससे क्या होता है, जब वो जुड़ता है लिगेंड एंजाइम के द्वारा तो आसानी से और मजबूती से जुड़ता है। यानी एंडो रिस्ट्रिक्सिक एंडोन्यूक्लियस पैलिंडोनिक सीक्वेंस, पैलिंडोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है डीएनए मॉलिक्यूल पे, वहीं से कटिंग करता है। पैलिंडोनिक सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने बता दिया। जैसे लेबल एक शब्द है, लेबल, LEVEL, चाहे इधर से पढ़िए चाहे LEVEL इधर से पढ़िए, दोनों बराबर है। चाहे लेबल की स्पेलिंग बैकवर्ड पढ़िए चाहे फॉरवर्ड पढ़िए, बराबर है। उसी तरह से ये पैलिंडोनिक का मतलब है कि उस बेस सीक्वेंस को पहचानेगा जहां पे बैकवर्ड फॉरवर्ड बराबर हो, दोनों स्टैंड पे। जहां पे ये खत्म हो रहा है, देखिए C खत्म हो रहा है, दूसरे स्टैंड पे C से शुरू हो रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। यानी 5'3 जहां से बेस पेयर खत्म हो रहा है, 3'5 पे वहीं से वो शुरू हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। इसी तरह के जो पैलिंडोनिक सीक्वेंस को पहचानेगा डीएनए मॉलिक्यूल पे और वहीं से कटिंग करेगा, और स्टिकी एंड टाइप का कटेगा। इस कटिंग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और उसके बाद देखिए, जब वो दोनों लिगेज एंजाइम से ज्वाइंट होगा तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। देखिए कटने वाला इसी तरह से स्टिकी साइट से है। ये ध्यान रखिएगा कि रिस्ट्रिक्सिंग एंडोन्यूक्लियोज कटने का जो तरीका है उसका कटिंग का काम करता है, लेकिन कटने का तरीका क्या है, वो स्टिकी एंड काटता है। पैलिंडोनिक सीक्वेंस को पहचानेगा और वहीं पर काटेगा। और यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एंजाइम्स वेक्टर डीएनए को काटेगा, वही एंजाइम्स फॉरेन डीएनए को भी काटेगा। दोनों सेम एंजाइम रहेंगे जो काटेंगे, तभी जाकर के दोनों जुड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे। तीन चीजें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पैलिंडोनिक साइट, पैलिंडोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को काटेगा, स्टिकी एंड काटेगा, और एक ही एंजाइम दोनों डीएनए को काटेंगे। ये कटिंग का काम करेगा। ये हो गया हमारा कटने का तरीका पैलिंडोनिक टाइप का, और ये कटने का तरीका एग्जाम्पल बता दिए, जोड़ने का तरीका बता दिए। ये होता हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स जितने तरीके थे बताए, उसमें से हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है मेन है, जो हमारा काटने का काम कर रहा है। दूसरा वेक्टर है, तीसरा जो टूल है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो है वो क्या काम करता है, कैरियर का काम करता है, व्हीकल का काम करता है। प्लाज्मिड है क्या, इसके बारे में तीसरे टूल के बारे में देख लें। प्लाज्मिड इज स्मॉल extrachromosomal DNA molecule within the cell that is physically separated from chromosome DNA and are replicate independently. They are found small, circular and double-stranded, found in bacterial cell. बैक्टीरिया के सेल में आप देखेंगे डीएनए होता है, दूसरा प्लाज्मिड होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, वो भी बगल में रहता है। कभी कभी संख्या एक होती, कभी कभी एक या दो
एक से ज्यादा भी संख्या होती है। ये भी डीएनए जैसा होता है लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको बोलते हैं। ये जस्ट रिप्लिकेट भी करता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है। ये डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड के रूप में यूज करते हैं इसको। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। वेक्टर के बारे में ये हम लोगों ने बता दिया कि वेक्टर कहाँ होता है, और ये बैक्टीरिया के अंदर से ही इस वेक्टर को हम लोग लेते हैं। वेक्टर की क्या परिभाषा है, इसके फीचर क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर का। और डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही कैरियर का काम करेगा। इसके 5 स्पेशल फीचर होते हैं। ये स्मॉल साइज है, हाई कॉपी बनाता है, इसका अपना एक ओन रिप्लिकेशन साइट होता है, चौथी है रिस्ट्रिक्शन साइट होता है इसका, और पांचवा है इसमें सेलेक्टेड मार्कर होते हैं। 4-5 चीजें हैं, इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसी से सवाल बनते हैं ज्यादातर। स्मॉल साइज प्लाज्मिड होता है, हाईली कॉपी नंबर देता है, रिप्लिकेट करता है, एक प्लाज्मिड 20 या 22 कॉपी दे देता है। तीसरा क्या है, इसका ओन रिप्लिकेशन साइट होता है। जिस तरह से डीएनए बैक्टीरिया सेल में डीएनए रिप्लिकेशन करता है, उसी तरह से प्लाज्मिड रिप्लिकेशन करता है। इसका रिप्लिकेशन का अपना एक ओन साइट होता है। और अगला क्या है, इसका रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, जहां से डीएनए एंट्री करता है, इंट्रेंस करेगा। और इसका एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है। ये 5 इसके डिफिनीशन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो PBr322 प्लाज्मिड, जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया में, इसी का उपयोग किया जाता है। यही हम लोगों की किताब में वर्णन भी है। PBr322 का क्या मतलब है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है। PBr322 एक प्लाज्मिड है, इसी का हम लोग वेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। P का क्या मतलब है, P मीन्स प्लाज्मिड हो गया। B का मतलब क्या है, बोलिवर। R का मतलब क्या है, रोड्रिग्यूस। 302 का क्या मतलब है, सिंथेटिक नंबर है, किस नंबर पे इसकी सिंथेटिक हुई है। ये स्पेशली नंबर है, जैसे हम लोगों के रोल नंबर होते हैं एग्जाम के, उसी तरह से इसका नंबरिंग होता है। इस नंबर पे यही 322 ही यही पढ़ा जाएगा। इसकी और क्या विशेषता है PBr322 की, इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। इसमें एक ओरी साइट होता है, डुप्लीकेशन का साइट। इसमें 2 मार्कर जीन होते हैं, एक रैप प्रोटीन बनाने वाला होता है। इसकी लेंथ जो होती है 4361 बेस पेयर की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये PBr322 की क्या कैरेक्टर फीचर्स हैं, P का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, 322 का क्या मतलब है। इसमें क्या है, इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, एक ओरी साइट होता है, 2 मार्कर जीन होते हैं, एक ROP होता है। इसकी लेंथ जो है वो कितने बेस पेयर की होती है, 4361, 4361 बेस पेयर इसमें होते हैं, ये इस प्लाज्मिड की, जिसका हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं। ये हमारे जो वेक्टर है, टूल्स है, पहला एंजाइम्स था, दूसरा ये टूल्स है प्लाज्मिड्स, वेक्टर का काम करता है। इसके बारे में ये हो गया। और अब देखें तीसरा क्या है, फॉरेन डीएनए है। वो डीएनए हम तोड़ के निकालेंगे, तो हमने 3 टूल्स के बारे में बता दिया, एंजाइम्स, प्लाज्मिड्स, फॉरेन डीएनए। अब इसमें देखिए कैसे कटिंग करके कैसे इसमें ज्वाइन करता है, इसको भी जरा देख लें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम कर रहा है यहाँ, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा एक फॉरेन डीएनए है, इसको ध्यान से समझें आप। ये फॉरेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड का वेक्टर डीएनए है। ये लीनियर है, ये सर्कुलर है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स का है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर होता है,
और ये यूकैरियोट्स का जो फॉरेन डीएनए है जहां से हमें लेना है, ये लीनियर है। इसी दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काट के ज्वाइंट कर रहा है। ये देखिए, ये कटिंग हो गया, यहां इस पे कटिंग हो गई और यहां पे कटिंग हो गई। फिर लिगेज एंजाइम ने दोनों को जोड़ा, यहां देखिए ये ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइन हो गया। आपकी किताब में बहुत अच्छा बना हुआ। जब फॉरेन डीएनए वेक्टर में जुड़ जाएगा तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। एक डीएनए प्लाज्मिड का है, दूसरा फॉरेन डीएनए है। एक डीएनए वेक्टर का है, दूसरा डीएनए फॉरेन डीएनए है। दो डीएनए हुए, उसमें से फॉरेन डीएनए से कट हुआ, कट काउंट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस। कट करने के बाद दोनों में वही कट करेगा, इसमें भी उसमें भी, दोनों साइड में कटिंग हो गई। फिर हमने बताया था लिगेज एंजाइम इसको जोड़ेगा, यहां पे इसकी ज्वाइंटिंग हो गई। अब इसका नाम क्या बदल गया, अब ये डीएनए जो हो गया उसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसी डीएनए को हम लोग सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में इंसर्ट करेगी, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये हमारा देखिए, ये डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में एंट्री कर गई, इंसर्ट कर गई। अब आगे इंसर्ट करने के बाद ये डिवाइड हो रही, अगला प्रोसेस कर रही है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन और लिगेज एंजाइम दोनों कैसे काम करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना रहे हैं और कैसे वो होस्ट सेल में इंसर्ट कर रही है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा प्रोसेस है, वो ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। ये समझ गए होंगे आप लोग। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जरा सा और देखते हैं। हमने इसका फीचर बताया था, इसके फीचर को फिर से देखते हैं। फीचर इसका क्या है, हमने बताया था ओरिजिन रिप्लिकेशन एक होता है, इसकी अपने ORI एक ओरिजिन रिप्लिकेशन होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इट इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। प्लाज्मिड्स बैक्टीरियोफाज भी है, ये भी काम करता है। ये ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग होते हैं प्लाज्मिड्स। सम प्लाज्मिड्स हैज 12 कॉपीज। ये प्लाज्मिड हमारा 12 कॉपी बनाता है। बैक्टीरियोफाज, जिस तरह से प्लाज्मिड है उसी तरह से बैक्टीरियोफाज है। इसका फीचर पहला क्या है, हमने वहां बताया था 5 फीचर। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, एक इसका अपना ORI साइट होती है, उसी के बारे में है। दिस इज सीक्वेंस वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट। वेक्टर जो हमारा प्लाज्मिड है उसकी अपनी एक रिप्लिकेशन साइट है, वहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ए पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ORI कैन रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। दिस आल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, सो getting many copies of the targeted DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy of number। origin एक यहीं से रिप्लिकेट शुरू करेगा, यहीं से कॉपी बनेगी। जब हम रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल में डालेंगे तो हमें कॉपी भी तो चाहिए, यहीं से रिप्लिकेशन जब होगा तो कॉपियां बनाएगी, कॉपी हमें मिलेगी। पहला फीचर क्या हो गया, ORI साइट। दूसरा सिलेक्टेड मार्कर, वेक्टर में सिलेक्टेड मार्कर होता है। ये सिलेक्टेड मार्कर क्या होगा अभी आगे बताएंगे, पहले सिलेक्टेड मार्कर के बारे में जानकारी कर लें। इट इज ए जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स दो शब्द हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट सेल में इंसर्ट कर जाएगी तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जब इंसर्ट हो जाएगा तो उसको ट्रांसफॉर्मेट कहेंगे। अब जब इंसर्शन नहीं होगा इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ये शब्द हैं इसके, तो यही है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन
और ट्रांसफॉर्मेंट, उस सेल को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें और डीएनए रिप्लिकेट हो, इंसर्ट हो गया, उसको ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अगर उसमें नहीं इंसर्ट हुआ उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। अब ये होता मार्कर साइट। क्या मार्कर साइट? आगे हम आपको बता रहे हैं, इसमें दो साइट होते हैं मार्कर साइट। देखिए अब मार्कर साइट में आपको ठीक से बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादातर जो और डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं यहीं से बनते हैं, और इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पूरा समझ जाएंगे। ये आपके प्लाज्मिड का एक स्ट्रक्चर है, इसमें मार्कर और ओआरआई साइट और आपका रिस्ट्रिक्शन साइट सब दिखाए गए हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका पिक्चर देखिए। ये आपका ये मार्कर साइट है, ये आपका मार्कर साइट है, ये साइट और ये साइट, ध्यान से इसको समझ लीजिए। इधर टेट्रासाइक्लिन है, इधर एम्पिसिलिन है। ये क्या करता है प्लाज्मिड में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अगर टेट्रासाइक्लिन इसमें आएगा तो उससे रेजिस्ट करके इस सेल को बचाएगा, और एम्पिसिलिन आएगा एंटीबायोटिक तो उससे बचाएगा, यानी दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक से ये प्लाज्मिड सेल की रक्षा करता है। जैसे आएगा इधर से एंटीबायोटिक्स बनेगा टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में और सेल को बचा लेगा। उसी तरह से एम्पिसिलिन जब आएगा तो एम्पिसिलिन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। ये मार्कर साइट होता है हम लोगों का, जीन मार्कर साइट है, यहीं से हम मार्क करेंगे इसको। दूसरा देखें ओआरआई साइट है, यहां से रिप्लिकेशन शुरू करेगा ये प्लाज्मिड। ये आरओपी साइट है, यहां पे प्रोटीन बनेगी। बच्चा ये देखें, ये आपका जो मार्कर साइट एम्पिसिलिन वाला है, यहां पे दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, PVU1 PST1, और ये जो आपका टेट्रासाइक्लिन मार्कर है, यहां पे भी दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, BAM H1 और SAL S1। दो रिस्ट्रिक्शन साइट और है, EcoRI फर्स्ट, CLA फर्स्ट और HIND थर्ड। इतने करीब करीब 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब कि फॉरेन डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए जो है यहीं से एंट्री करेगा। ये क्लियर हो गई बात? तो आपके जो मार्कर है, यहां पे भी दो एंट्री पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, और एम्पिसिलिन पे भी दो रिस्ट्रिक्शन साइट है। ये हो गया, यही चीज इसमें लिखी है रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट HIND थर्ड, EcoRI फर्स्ट, BAM H1, SAL S1, PVU1 PST1 और CLA1। ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका ओआरआई साइट है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यहां पे होते हैं, जो MPR और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन से इसकी सुरक्षा देते हैं। ये आरओपी है, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स। यहां से एक ऐसा प्रोटीन बनता है, एक साइट यहां पे है, जो रेप्लिकेशन को ये स्टार्ट करता है। यहीं से ये प्रोटीन इसको इनिशिएट करता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। जब डीएनए यहां से इंसर्ट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब यहां से इंसर्ट होगा, तो इसको जैसे ही होगा यहां से इंसर्ट, चाहे साइड से चाहे इस साइड से, तो ये पूरा का पूरा साइट जो मार्कर साइट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसको कहते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। जिस साइट से होगा, ऐसा नहीं कि ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट, किसी भी साइट से एंट्री करेगा, इंसर्शन करेगा डीएनए, लेकिन जहां से करेगा वहां का जीन इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन। जब यहां से एंट्री करेगा ये इनएक्टिव हो जाएगा,
टेट्रासाइक्लिन, तो अब यहां से इनएक्टिव हो गया, अब यहां से जो है प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी, एंजाइम्स बनना बंद हो जाएगा, जो इसको एंटीबायोटिक से रक्षा करता था, सिक्योरिटी देता था। अब टेट्रासाइक्लिन के आने पे ये एंटीबायोटिक्स नहीं बनेगा, अब ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसी तरह से अगर यहां से इस साइड से PST1 या PU1 साइड से एंट्री करेगा तो एम्पिसिलिन मार्कर जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा। जहां से इंसर्ट करेगा वहां का जीन इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा मतलब वहां से वो एंजाइम से प्रोटीन नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो क्या करता था? एंटीबायोटिक था, एम्पिसिलिन से सेल की रक्षा करता था, सुरक्षा देता था, सिक्योरिटी करता था। अब नहीं करेगा तो अब एम्पिसिलिन का जब मीडियम इसको आएगा, एम्पिसिलिन मीडियम में जब जाएगा तो ये एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाएगा, फिर ऐसी स्थिति में सर्वाइव नहीं करेगा। यही आपके मार्कर साइट है। फिर से एक बार देख लें इसके स्ट्रक्चर को। इसके जो है दो मार्कर साइट हैं प्लाज्मिड्स के, पहले को एम्पिसिलिन, दूसरे को टेट्रासाइक्लिन। ये जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। जब डीएनए यहां से इंसर्ट करेगा, जहां से भी इंसर्ट करेगा, यहां से या किसी भी साइड से करेगा, वहां से वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा, यानी वहां इनएक्टिव हो जाएगा जीन्स वहां के। जब इनएक्टिव हो जाएंगे वहां का काम करना बंद हो जाएगा, वहां की प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो अब यहां पर बंद हो जाएगा, यहां पे बंद हो जाएगा। उसके बाद एक ORI साइट है जहां पर रिप्लिकेशन शुरू होता है। ये हमने आपको सारे रिस्ट्रिक्शन साइट हो गए इसमें, या चाहे इतने आपके साइट हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ये आपका PBr322 का पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसी का हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, मार्कर के रूप में यूज करते हैं। इसमें मार्कर कैसे होगा? कोई RNA इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, इसके लिए यही पहचान है। अगर इस साइड से जाएगा या इस साइड से जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको मार्कर का कैसे यूज करेंगे? अब तीन तरह की स्टेज हमारे पास बन गई। एक सेल ऐसी हो गई जो नॉन ट्रांसफॉर्म है, जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, एक स्थिति ये बन गई। दूसरा क्या बन गई? इंसर्ट तो हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन विदाउट प्लाज्मिड, विदाउट RNA। इसको हम ठीक से समझाते हैं आपको इस साइड से। देखिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, तीन तरह की स्थिति बनेगी। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, तीन स्थिति बनेगी। तीनों को ये मार्कर के आधार पर हम लोग पहचानेंगे कि कहां पे इंसर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कहां पे नहीं हुआ। इसके पहचानने के लिए हम लोग तीन वीकर रख देंगे, दो रख देंगे इस तरह से, और ये तीनों इसी में दोनों वीकर में डाल देंगे। एक एम्पिसिलिन रहेगा, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन रहेगा। एम्पिसिलिन की तरफ से अगर इंसर्ट हुआ है तो इनएक्टिव हो जाएगा, एम्पिसिलिन इनएक्टिव हो जाएगा। फिर एम्पिसिलिन का एक में एम्पिसिलिन रहेगा, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन रहेगा। तो एम्पिसिलिन वाले घोल में एम्पिसिलिन की साइड से जो निकला है वो ग्रो नहीं करेगा, बाकी सभी ग्रो करेंगे। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन के घोल में टेट्रासाइक्लिन की तरफ से जो इंसर्ट हुआ है प्लाज्मिड्स, वो काम नहीं करेगा। इसमें टेट्रासाइक्लिन वाले घोल में वो साइड से जो गया है वो ग्रो नहीं करेगा, बाकी ये दोनों ग्रो कर जाएंगे। यानी एक बीकर में हमने लिया ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट जो हुआ है वो ग्रो करेगा, जिस साइड से गया है उस साइड के घोल में वो नहीं ग्रो करेगा। ये मार्कर है, इस आधार पे हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं।
ट्रांसफॉर्म तो हमने कर दिया। इसी को हम मार्कर कहते हैं, जीन मार्कर। जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये मार्कर हमको बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं। ओके, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था। आपके बुक्स में बीटा ग्लाइकोसिडेज, बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स भी होता है, उसका भी एक माध्यम बताया गया है। वो बहुत इजीली है, इससे टफ है। वो ये होता है कि अगर बीटा ग्लाइकोसिडेज की तरफ से, प्लाज्मिड की तरफ से डीएनए इंसर्ट करेगा, तो बीटा ग्लाइकोसिडेज जीन्स बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स बनाना बंद कर देगी। एंजाइम्स का क्या काम है? क्रोमैटिन मीडियम में ये कलर ग्रो करता है। अब इसको हम बीटा ग्लाइकोसिडेज के जीन्स को पहचान करके उस साइड से एंट्री करेंगे, जब आसानी होगी, इसको मार्कर पहचानने में आसानी होती। अब हम जो दो बीकर जब दो रख देंगे, एक में हमारी कलरलेस कॉलोनी होगी, एक में कलरफुल होगी। क्योंकि अब बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इनएक्टिव है, इसलिए वहां कलरलेस कॉलोनी बनेगी। और जहां पे ट्रांसफार्मर नहीं हुआ, वहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वहां पे वो कलर आएगी, क्योंकि वो कलर देता है क्रोमैटिन मीडियम में। क्रोमैटिक सबस्ट्रेट में जब इसको ग्रो कराएंगे, तो बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स का जीन्स जो बना रहा है उस साइड से करते हैं। इसका भी मार्कर हम लोग शॉर्टकट में जब उपयोग करते हैं, आपके बुक्स में लिखी है ठीक से। ये दो तरह के हैं, पहला है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, एक मार्कर यह है, दूसरा है हमारा बीटा ग्लाइकोसिडेज जीन्स। दो तरह के मार्कर हैं, दोनों का उपयोग करके ज्यादातर बीटा ग्लाइकोसिडेज जीन्स की पहचान करके उसी मार्कर का यूज होता है। ये थोड़ा सिंपल है, शॉर्टकट है। तो ये हमारा प्लाज्मिड हुआ। पहला था क्या? एंजाइम्स, दूसरा फॉरेन डीएनए, तीसरा प्लाज्मिड्स। एंजाइम्स, फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स का स्ट्रक्चर हो गया PBr322 का, इसके मार्कर हो गए, इसका ओआरआई साइट हो गया, इसका रिस्ट्रिक्शन साइट हो गया। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये फिगर जो हमने बताया था आपको, ये फिगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका रिस्ट्रिक्शन साइट कितने हैं, मार्कर साइट कितने हैं, ओरी साइट, रिप्लिकेशन साइट कितना है, और किसका क्या रोल है। और इस PBr322 के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। उसके बाद एक लास्ट है क्लोनिंग साइट्स। अब आता है आपका वेक्टर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये है चौथा, है हमारा होस्ट। चौथा कंपोनेंट क्या है? होस्ट। अब होस्ट में इसको हम इंसर्ट करेंगे प्लाज्मिड को। कैसे इंसर्ट करेंगे? बहुत आसान है, दो तीन तरीके हैं। पहला है कैल्शियम डाइवेलेंट काइटाइंस। डीएनए हमारा क्या है? नेगेटिव है। जब कैल्शियम डाइवेलेंट काइटाइन होता है, कैल्शियम के घोल में जब इस सेल को रखेंगे और उस माध्यम में करेंगे, तो उसका जो न्यूक्लियर पोर है सेल का, बैक्टीरियल सेल का, वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए हाइड्रोफिलिक और नेगेटिव आयन होता है, जबकि कैल्शियम मीडियम रखेंगे तो ये पॉजिटिव मीडियम हो जाता है, जिसके नाते न्यूक्लियर पोर से ये प्लाज्मिड अंदर चला जाएगा। एक तो कैल्शियम आयन का है। दूसरा क्या है? हीट शॉक मेथड है। हीट शॉक, सबसे पहले सेल को हम आइस में रखेंगे, उसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करेंगे, अप डाउन करेंगे। जब टेम्परेचर को 0 और 42 करेंगे, अप डाउन करेंगे, तो इसको हीट शॉक कहते हैं। हीट शॉक मेथड से भी प्लाज्मिड को हम होस्ट के अंदर एंट्री कर देंगे। उसके बाद और दो तीन और साधन है। माइक्रो इंजेक्शन भी है,
उसके बाद बॉलिस्टिक्स जीन भी हैं। उसके बाद आपका ये 2-3 और हैं प्रोसेस जिसके माध्यम से हम प्लाज्मिड्स को सेल होस्ट के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। अब आप इसको फिर से देख लीजिए। पहला था हमारा टूल एंजाइम्स। कई तरह के एंजाइम्स हमने देख लिया, लाइसिंग एंजाइम, उसके बाद क्लीविंग एंजाइम, और उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, लिगेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, इस सब का रोल है। दूसरा हमने बताया फॉरेन डीएनए, दूसरा टूल है। अब फॉरेन डीएनए या प्लाज्मिड्स को निकालने के लिए दोनों ही के डीएनए को निकालने के लिए, प्लाज्मिड्स को निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम्स की। और डीएनए को काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंडो रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियस। सीजर का काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर है, स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है। बाकी और बहुत सारे एंजाइम्स का हम लोगों ने देखा हो कहीं नहीं, यही हमारा उपयोग है। इसमें भी सेकेंड टाइप, रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड टाइप, याद रखिएगा, यही यूज होता है। फर्स्ट और सेकेंड 3 होता है। फर्स्ट और सेकेंड केवल रिकॉग्नाइज करता है, काटता नहीं है। काटने का भी उसका स्पेशल तरीका है, स्टिकी एंड काटता है। पैलोडोनिक सीक्वेंस को पहचानता है, वहीं पे काटता है, स्टिकी एंड काटता है। दोनों को, जो एंजाइम्स फॉरेन डीएनए को लगाएगा, यूज किया जाएगा, वही प्लाज्मिक डीएनए को यूज किया जाएगा। दोनों को काट के लिगेज एंजाइम से जोड़ेगा, उसके बाद सेल के अंदर इसको इंसर्ट कराया जाएगा। प्लाज्मिक तीसरा है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो, और उसके बाद उसका रिस्ट्रिक्टिंग साइट, उसके बाद सिलेक्टिव मार्क उसके कितने हैं, उसका रेप्लिकेशन साइट का है पूरा, और कैसे उसमें एंट्री होगी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसके बाद कैसे उसकी चेकिंग होगी, कैसे मार्क, किस मार्क से आधार पर सेलेक्ट करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम होस्ट में इसको प्रवेश कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे। ये पूरा एक समरी हम लोगों ने समझ लिया, बता लिया। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये टफ है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये टूल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसका जो स्टेप है, प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू।